हेलो क्लास 12। तो आज हमारे फाइनल रिवीजन स्टार्ट हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये रिवीजन आप क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली हमने सोचा कि क्यों ना इस बार और आप लोगों को फाइनल रिवीजन करवाया जाए पूरे चैप्टर्स का। और यहां पर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी भी लेंगे बेटा, और ऐसे ही अकाउंट्स और बिजनेस में भी हमारे फाइनल रिवीजन आने वाले। ये क्लासेस और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो इस वजह से बेटा कि इसके बाद में जो हमारी सीरीज आएगी वो पीवाई की क्वेश्चंस की आएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले एक बार और आपका अच्छे से रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद पीवाई की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो 101% आपके मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे बच्चों। तो ये चैप्टर, ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना बेटा। बहुत ही अच्छे और शॉर्ट नोट्स के साथ में हम यहां पर आपको हर चीज को इजीली समझाएंगे। आप लोग एकदम आराम से बैठ जाओ, हर एक एक चीज को जो है आप लोग यहां पर समझो, और अपने साथ में पेंसिल, पेन, कटर, रबड़ जो भी ले सकते हो सब लेकर बैठ जाओ रजिस्टर के साथ में, और आराम से नोट्स भी बनाते जाओ जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूं बेटा। और अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए बेटा तो आप व्हाट्सएप पे हम लोगों को जो है बोल सकते हैं बेटा, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर हम लोग आपको पीडीएफ इन शॉर्ट नोट्स की शेयर कर देंगे बेटा। और कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि आपको ये हमारी सीरीज कैसी लग रही है। आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो आप लोगों को कैसा लगा है बेटा। पूरा बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया, लास्ट तक जरूर देखना बेटा। अगर आपने ये अच्छे से देख लिया तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं कह रहा हूं आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जब हम लोग पीवाई के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे तो देखना बेटा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और उनके आंसर भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद में आप फाइनली प्रिपेयर्ड हो जाओगे आपके 12th के एग्जाम आते आते तक, कि आप अब अच्छे से अपने एग्जाम्स को अटेंड कर सकते हो। लास्ट तक हम बने हुए हैं आपके साथ में। ये सीरीज खत्म होते ही पीवाई के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले आप प्लीज ये रिवीजन जरूर अपना पूरा कंप्लीट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या इस क्लास में हमें मिलने वाला है। तो देखो बेटा, ये क्लास जो है आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, ये फ्राइडे को आपको जो है रात को 8 बजे मिलेगी बेटा। और एक और इसका पार्ट आएगा डे 2 के नाम से, उसमें वो आपको सैटरडे को रात को 8 बजे मिलेगा बेटा। आज की इस क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 हम लोग चैप्टर स्टार्टिंग के अटेंड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा मनी के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर ले रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन से ही बात करते हैं कि मैक्रो मतलब यहां पर क्या है। मैक्रो मतलब यहां पर टोटल से है, पूरे मार्केट का टोटल हम लोग देख रहे हैं। पूरे मार्केट के टोटल देखने के लिए हमारे पास क्या है, जनरल प्राइस लेवल हो सकता है, हमारे पास टोटल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड हो सकता है, टोटल डिमांड जिसको हम बोलते हैं बेटा। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो मतलब यहां पर पूरे इकोनॉमी की स्टडी करना, और माइक्रो मतलब सिंगल स्टडी करना। जैसे कि कोई मोहन है, ठीक है ना, मोहन कितना कमाता है, मोहन उसमें से कितना खर्च करता है, मोहन कितनी सेविंग करता है, मोहन कितना इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रो हो जाएगा बेटा। और मैक्रो में क्या हो जाता है बेटा कि पूरे इकोनॉमी, मतलब मोहन जैसे जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितना वो पैसा कहां कहां खर्च करते हैं, वो सभी मिलकर टोटल सेविंग्स कितनी करते हैं, ठीक है ना, वो सभी मिलकर जो है कहां कहां पर कितना कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हल्के में बिल्कुल मत लेना बेटा। इसमें से जनरली डिफरेंशिएशन ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लो आप लोग। माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने आपको यहां पर एक छोटा सा डिफरेंशिएशन दे रखा है बेटा, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर,
है ना, फर्म्स, मार्केट, प्राइस ऑफ, है ना, जो भी चीजें हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन के बेसिस पर है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा बेटा, एंटायर इकोनॉमी, पूरे मार्केट की इकोनॉमी के ऊपर अपन डिपेंड बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। माइक्रो यूजुअली पार्शियली इक्विलिब्रियम, मैक्रो यूजुअली जनरली इक्विलिब्रियम, मतलब किसी एक पर्सन की इक्विलिब्रियम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पार्शियली हम लोग बात कर रहे हैं, बट अगर हम जनरली पूरी इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मैक्रो का पार्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेटा, ठीक है ना। तो पहला बेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको पता है ना, जितने भी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है, उन सब की वैल्यू को टोटल कर लिया जाता है। अब सर आप तो यहाँ बोल रहे हो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वो नेशनल इनकम आ रहा है, बिल्कुल सही बात है बेटा, कि जितने भी इस देश के अंदर कंप्यूटर्स बनाकर बेचने वाले हैं, वो सभी के सभी जितनी प्राइस पर उसको बेचते हैं और बदले में जिनको पैसा मिलता है, उस पैसे को अगर हम टोटल कर लें तो वो नेशनल इनकम कहलाएगा, ठीक है बेटा। एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश के अंदर ओवरऑल कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। प्राइस लेवल, हमारे यहाँ पर प्राइस लेवल कैसा है, ठीक है ना। जैसे जनरली जैसे गोल्ड है अभी, तो गोल्ड क्या है यहाँ पर महंगा चल रहा है, ठीक है ना, तो वो जनरल प्राइस लेवल उसका हो जाएगा बेटा। इंटरेस्ट रेट कैसे चल रही है, मतलब हम जो लोन ले रहे हैं वो अभी के हिसाब से ज्यादा इंटरेस्ट रेट है कि कम इंटरेस्ट रेट कर रखी है गवर्नमेंट ने, कैसी इंटरेस्ट रेट अभी इस टाइम पर ली जा रही है सभी लोन्स के ऊपर बैंकों के द्वारा, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है बेटा। चौथा यहां पर अपन देखते हैं बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सभी इकोनॉमी के आप सबको पता है प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम होने के पीछे एक ही रीजन है और वो रीजन क्या है बच्चों, वो है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स, ठीक है ना। रिसोर्सेज की कमी है और ह्यूमन वांट्स की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है बेटा। तो इसलिए सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है, और उसमें जो प्रॉब्लम आती है जनरली तीन तरीके से आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोडक्शन करें, गवर्नमेंट को या इकोनॉमी को किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन को लेकर, वो जो है सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि अगर नेसेसरी आइटम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो लग्जरियस आइटम कम हो जाएंगे, और लग्जरियस आइटम पे ज्यादा फोकस करेंगे तो नेसेसरी आइटम्स की कमी आ जाएगी। तो दोनों में से अगर एक की भी कमी आएगी तो हमें इंटरनेशनल पे क्या होगा, डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, तो उससे और महंगाई बढ़ सकती है भविष्य में। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। आप सभी को पता है प्रोडक्शन करने का जो तरीका होता है बेटा, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, लेबर इंटेंसिव है। दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर लोग ज्यादा काम करते हो और मशीनों का यूज कम किया जाता हो, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पर लोग कम काम करते हो और मशीनों का ज्यादा यूज किया जाता हो। इज दैट क्लियर। अब अगर लेबर इंटेंसिव कोई कंपनी ऑप्ट करती है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा है, बट वहां पर मशीनें कम होने की वजह से हमें ज्यादा समय लग रहा है सप्लाई करने में, तो सप्लाई कम हो सकती है। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव में जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं दे पाएंगे, हम कम समय में ज्यादा सप्लाई तो दे देंगे बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो लोगों की जेबों में पैसा नहीं आएगा, जब लोगों की जेबों में पैसा नहीं आएगा तो वो जो चीज आप बना रहे हो उसे खरीदेगा कौन, तो ये भी एक समस्या है। फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, उन गुड्स को जो है बनाकर किसके लिए बनाए, रिच पीपल्स के लिए ज्यादा बनाए कि पुअर पीपल्स के लिए ज्यादा बनाए। अब देखा जाए तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अब इस इकोनॉमिक सिस्टम को चलाना भी पड़ता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए इनके सिस्टम को भी हमने क्लासिफाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है तीन पार्ट्स में, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके और हमें कौन सा हमारे देश के अकॉर्डिंगली हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम, जिससे हम हमारी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से रन कर सके। उसके ऊपर भी हम लोगों को डिस्कशन करने के यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है बच्चों। पहला है कैपिटल मार्केट या मार्केट इकोनॉमी कहते हैं बेटा। यहां पर जनरली ज्यादातर कंट्रोल जो होता है प्राइवेट कंपनी का होता है, नॉमिनल या मिनिमम जो है यहां पर कंट्रोल रहता है, और वो कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। यहां पर जो भी है प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा रहती है।
अब देखो प्राइवेट बंदा या प्राइवेट कंपनी मार्केट में वर्क कर रहा है तो उसका सबसे पहला मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा कि वो चीजें जो मार्केट में लेकर आ रहा है उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है सर कि प्रॉफिट मोटिव हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि प्राइवेट बंदे को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट तो फिर भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, बट प्राइवेट को सिर्फ और सिर्फ अपने अपने जो है प्रॉफिट से मतलब होता है, उसके अलावा उससे किसी और चीज से मतलब नहीं होता। तो बेसिकली उसका जो फोकस रहेगा वो रिच पीपल्स पर ज्यादा रहेगा बच्चों। ऐसे ही सोशलिस्ट या सेंट्रल प्लान बोलते हैं बेटा, दूसरी इकोनॉमी सिस्टम है हमारा ये। इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि सारा का सारा जो काम है या सारे की सारी जो इकोनॉमी है ना, उसकी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी बहुत कम होती है, ज्यादातर जो कंपनी पर कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का रहता है। और गवर्नमेंट जो होती है वो सोशल वेलफेयर होती है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करती है। जिस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर लोग प्रॉफिट के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, तो सोशलिस्ट में जो होता है बेटा वो यहां पर ज्यादातर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है ना। और तीसरा बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर हमें जरूरत पड़ती है वहां प्राइवेट कंपनीज को भी इनवाइट करते हैं, और जहां गवर्नमेंट की नीड होती है वहां गवर्नमेंट भी आ जाती है। मतलब दोनों मिलकर साथ में इकोनॉमी को चलाते हैं, ताकि कंपनी के पास प्रॉफिट भी आता रहे, उस प्रॉफिट से टैक्स जनरेट हो गवर्नमेंट के लिए, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसे आ सके और गवर्नमेंट उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च कर सके। तो इस इकोनॉमी को दो लोग मिलकर चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट। भारत जो है इसी सिद्धांत और इसी सिस्टम से चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी से। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या थी बेटा? स्टडी थी, जहां हमने देखा बेटा कि किस तरीके से हम लोग जो है यहां पर काम कर रहे हैं बेटा। ये पहला आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। एक शॉर्ट रिवीजन मैंने यहां पर आप लोगों को इसका दिया बेटा। दूसरा चैप्टर जो मैं यहां लेने जा रहा हूं बेटा, वो लेने जा रहा हूं नेशनल इनकम का। जी हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को नाम सुनकर ही इससे डर लग जाता है, बट अगर आप इसको ध्यान से अभी की क्लास में समझोगे तो लगभग हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी बेटा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस 101% आते ही आते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ थ्योरी पार्ट्स भी कवर होते हैं, और काफी अच्छा वेटेज भी ये चैप्टर लेता है बच्चों। इसलिए हम लोगों ने जो है इसे अभी ही ऐड कर लिया है हमारे इस चैप्टर, हमारे सीरीज के अंदर। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम मतलब ये होता है कि सर पूरे देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के बाद जो प्रोड्यूसर्स के पास पैसे आ रहे हैं, उन टोटल इनकम को हम नेशनल इनकम कहेंगे। भाई जितने भी कंप्यूटर वाले हैं जो कंप्यूटर बनाकर मार्केट में सेल करते हैं, सेल करने के बाद उनको बदले में जो पैसा मिल रहा है, उस टोटल मनी को हम लोग नेशनल इनकम कहेंगे, ऐसे समझ लो। नहीं तो बेटा जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर से सभी प्रोड्यूसर को, जो इन सेक्टर्स में से किसी में भी काम करते हैं, सभी प्रोड्यूसर को जो इनकम जनरेट करने का मौका मिल रहा है, उन सभी टोटल इनकम को हम जब टोटल कर देंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही हो, सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही हो, टर्शियरी सेक्टर में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही हो, इन तीनों सेक्टर की इनकम को अगर हम टोटल कर दें तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कंट्री के लिए अच्छा रहता है बेटा। ठीक है बेटा, इसमें जो है यहाँ पर आपके जो एग्रीगेट्स होते हैं वो जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी है। अभी आने वाली क्लासेस में हम इसे भी समझेंगे बेटा। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है बेटा वो देख लेते हैं। जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है सर? जितनी भी मार्केट वैल्यू है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हमारे देश की बाउंड्री के अंदर अंदर सॉरी, वो भी एक साल की, तो उन सब को हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे।
सपोज करो हमारे देश के अंदर 4 कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन बनाती है। अब उसमें से एक मोबाइल, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, एक मोबाइल फोन उठाते हैं अपन, वो है 15,000 का, कंपनी उसको मार्केट में 15,000 का बेचती है। इज दैट क्लियर? अब सारी की सारी कंपनीज अपने उस फोन को 15,000 में बेचती हैं और यहां पर सोच सपोज कर लो 1,000 फोन सब मिलकर बेच रहे हैं। क्या करके बेच रहे हैं? पूरे 1,000 बेच रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो क्या आ जाएगी? 1.5 करोड़। ये जो अमाउंट आया ये क्या है बेटा? ये आपका जो है जीडीपी है, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर अपने फाइनल गुड्स को जो मार्केट में बेचा है मार्केट वैल्यू पर, उस टोटल मार्केट वैल्यू को हम लोग जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जीडीपी कहेंगे। सर डोमेस्टिक टेरिटरी यहां पर क्या है? तो बेटा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जैसे कि इंडिया की अंदर अंदर बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं कि ये मोबाइल फोन जो है हम हमारे भारत देश के अंदर बेच रहे हैं और बेचकर उससे कितनी यहां पर इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है ना बेटा? ये फाइनल गुड्स होते हैं बेटा इसके अंदर और कैन बी मेजर्ड इन करंट प्राइस। करंट प्राइस पर ही एक साल के अंदर, ये कोई एक दिन की सेल की बात नहीं कर रहे बेटा, पूरे एक साल में सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट वैल्यू पर दी जा रही है मार्केट में, उन सब की वैल्यू को टोटल कर लिया जाए तो वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है ना? ऐसे 15,000 के मोबाइल फोन मार्केट में सेल करने के लिए कितने हैं? सर 10 लाख फोन है ऐसे मार्केट में जो 15,000 की मार्केट प्राइस पर बेचने के लिए अवेलेबल है। तो 15,000 इंटू 10 लाख कर लो, तो जो अमाउंट आएगा वो जीडीपी आपका कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, जीडीपी वर्सेस जीएनपी। तो बेटा देखो यहां पर क्या है, जीएनपी मतलब होता है, जीडीपी तो मैंने समझा दिया आपको, और जीएनपी क्या होता है बेटा? जीएनपी मतलब होता है ग्रोस नेशनल इनकम। ठीक है ना? या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं बेटा। इसमें हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जैसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी में विदेशी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उनकी इनकम को जोड़ लिया जाए या उनके फाइनल गुड्स के प्रोडक्ट की वैल्यू को जोड़ लिया जाए तो वो बन जाएगा हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा बच्चों? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वो हमारा बन जाएगा। आई होप बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है? हम जवाब जरूर देंगे आपको। ये आपका फाइनल रिवीजन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको अपना रिवीजन करना है बच्चों, ठीक है ना? कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी होती है, आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, हम जवाब आपको जरूर देंगे। सर NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। हमने जितना भी एक्सपोर्ट किया है उससे जो हमारी इनकम जनरेट हुई है उस इनकम को हमें क्या करना है? ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? डोमेस्टिक के अंदर। एक मान लो मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैं आपको, आप बोलोगे सर आप एक ही प्रोड्यूसर की बात करो। मैं एक प्रोड्यूसर समझाने के लिए बता रहा हूं। एक प्रोड्यूसर है जो इंडिया के अंदर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और वही प्रोड्यूसर जो है बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं इंडिया की इनकम को लूं तो वो बन जाएगा जीडीपी। क्या बन जाएगा? जीडीपी बन जाएगा। बट अगर एक्सपोर्ट को भी मैं वहां पर ऐड कर लूंगा बेटा तो वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यही है एनएफआईए। एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब यहाँ पर नेट आ रहा है मतलब आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना है, ऐसा समझो। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर पेमेंट टू एब्रोड। ठीक है ना? ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है ना? तब जाके आपके पास एनएफआई आएगा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तभी आपके पास में आएगा। और याद रखना नेट ऐड करना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड देखते ही बच्चे जो होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, है ना? कोई समझाता है कि माइनस करके लिख दो, कोई समझाता है प्लस करके लिख दो। मत करो आप तो कुछ भी। आप टाइम लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको ढंग से। आप जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड उसका फॉर्मूला लिखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। ठीक है ना? दोनों की वैल्यू लिखो,
माइनस करो, जो आंसर आएगा वो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ही जीडीपी में ऐड करते हैं, तब जाके वो जीएनपी बनता है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर इंडिया में भी सेल कर रहा है तो बाहर भी सेल कर रहा है। अगर यहां पर 10 प्रोड्यूसर हैं जो कंप्यूटर्स बनाकर इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो वो 10 के 10 प्रोड्यूसर जो है आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेटा। आ रही बात समझ में आपको? तो हमने जो एक्सपोर्ट किया वो भी हमें उन प्रोड्यूसर की डोमेस्टिक इनकम में ऐड करना है। अब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो हमें इंपोर्ट माइनस कर देना है हमारे टोटल में से, तो हमारे पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा बच्चों। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट एग्रीगेट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है बेटा। इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से एक्सक्लूड कर देना है आपको। किसको? सब्सिडीज को। नेट का वर्ड ध्यान रखना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसका ध्यान रखना है? नेट का ध्यान रखना है। अब यहां पर मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट है। क्या है बेटा? मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट में यहां पर को आपको यहां पर एनआईटी ऐड नहीं करना है। एनआईटी मतलब यहां पर क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट आ गया वर्ड। अब नेट आ गया, इसको नेट कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को नेट कैसे बनाएंगे? टोटल इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको सब्सिडी लेस कर देना है। अब क्वेश्चन में सब्सिडी गिवन नहीं भी हो तो जीरो मानकर लेस कर दो, तभी जाके आपका एनआईटी आएगा। अब आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनानी है, तो मार्केट में जैसे ही प्रोडक्ट जाएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। यूं समझो आप उस चीज को। तो फैक्टर कॉस्ट में आपको मार्केट प्राइस बनाना है, मार्केट में जाते ही गवर्नमेंट टैक्स लेगी बेटा, तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को ऐड कर देना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है अगर आपको फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? आपको एक चीज ध्यान रखनी, मैं आपको सीधे सीधे एक ट्रिक बता देता हूं। कोई बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना होता है कि लेस करना होता है ना? तो इस चीज को ऐसे याद रखो, मार्केट में प्रोडक्ट जाती ही गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेगी, मतलब फैक्टर कॉस्ट में आप जैसे ही एनआईटी ऐड करोगे मार्केट प्राइस बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे देखो बेटा, ये मैंने फॉर्मूलेज यहां पर लिख रखे हैं बेटा, आप प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे जीडीपी एफसी है, ठीक है ना? तो जीडीपी एमपी में से हम माइनस कर देंगे एनआईटी को। एनआईटी कैसे निकलता है? आईटी टैक्स माइनस सब्सिडी से निकलता है, ठीक है ना? तो ये आपका जीडीपी एफसी बन जाएगा। जीडीपी माइनस कर दो डेप्रिसिएशन में। अब डेप्रिसिएशन यहां पर क्या है सर? डेप्रिसिएशन हम रेगुलर वे में हमारी जो मशीन को हम यूज करते हैं तो वो घिस जाती है, हल्का फुल्का डैमेज हो जाती है, जिस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जितने से उसकी वैल्यू डाउन हो गई है वो डेप्रिसिएशन वैल्यू है बेटा। तो ग्रोस को नेट बनाना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर ग्रोस है, इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, मतलब जी को एन में कन्वर्ट करना है। तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो नेट बन जाएगा बेटा, और नेट में प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन को तो वो ग्रोस बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करने से सबसे ज्यादा फोकस आपको इन चीजों पे करना चाहिए कि किन चीजों को एड लेस करने से क्या वैल्यू बनती है। हम लोग ज्यादातर हमारा न्यूमेरिकल में फोकस करते हैं, बच्चे यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं बेटा। आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करना है कि वैल्यूज को समझना है कि ग्रोस को नेट बनाना है तो मेरे को क्या चीज चाहिए जिसको मैं एड लेस करके वो बना सकता हूं। अब मेरे को नेट बनाना है तो मैं ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा। मुझे मार्केट प्राइस बनानी है तो फैक्टर कॉस्ट में मैं एनआईटी ऐड कर दूंगा। एनआईटी कैसे आता है कि आईटी माइनस सब्सिडीज करके आता है सर। एनएफआईए मेरे को करना है तो कैसे करेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड करेंगे सर। तो इन चीजों को आप लोग न्यूमेरिकल करने से पहले समझो बच्चों, तभी अपन को चीजें क्लियर होंगी। अभी भी अगर बेटा आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि किस किस को पीडीएफ चाहिए। बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ है बेटा, फास्ट रिवीजन करने के लिए तो बेहतरीन है बेटा, ठीक है? और कमेंट भी करना कि किस किस को जो है यहां पर इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए। कमेंट करके बोलना, तभी मैं आपको आगे फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है ना? कमेंट करके जरूर बताना बेटा। आगे देखो, 3 मेथड्स होते हैं बेटा यहां पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तीनों में से आप कोई सा भी यहां पर ले सकते हो बेटा।
तीन में से पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड मतलब बेटा यहां पर हम प्रोडक्शन से देखते हैं, किससे देखते हैं, प्रोडक्शन से, कि एक देश के अंदर टोटल फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो उससे हम पता लगाते हैं नेशनल इनकम। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्शन से कैसे पता लगेगा, तो देखो बेटा अगर डिमांड आएगी तभी तो हम प्रोडक्शन करेंगे, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो किस चीज का प्रोडक्शन करोगे, नहीं ना। तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन, सपोज करो प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है मतलब नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो नेशनल इनकम कम जनरेट हो रही है। तो हम लोग प्रोडक्शन से भी पता लगा सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है वैल्यू एडेड, जिसको हम लोग यहाँ पर आउटपुट मेथड बोलते हैं बेटा। यहां पर जीवीए बोलते हैं बेटा इसको, ग्रोस वैल्यू एड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट को नॉर्मली मैं बताऊं आपको तो सेल्स है, वो भी सेल किस चीज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर कोई मशीन बेच रहे हैं वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब यहां पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई मशीन परचेज का नहीं लेते हैं इसमें, कोई पुरानी मशीन परचेज करी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन का अगर परचेज है तो उस परचेज को सेल्स में से लेस करना है तो आपके पास में जीवीए आ जाएगा मार्केट प्राइस पर। इज दैट क्लियर बेटा। यहां पर मैंने क्या बोल रखा है देखो, प्रिकॉशन में अवॉइड करना है डबल काउंटिंग, यूज ओनली फाइनल गुड्स और वैल्यू एडेड, एक्सक्लूड नहीं करना है किसी भी सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को, एक्सक्लूड रखना है ट्रांसफर अर्निंग को जैसे कमीशन ऑफ ब्रोकर्स एक्सेट्रा, इंक्लूड करना है इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजप्शन आउटपुट, इंक्लूड करना है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब जैसे रिपेयर और कंस्ट्रक्शन को। इज दैट क्लियर बेटा। दूसरा यहां पर इनकम मेथड क्या है बेटा, इनकम मेथड। अब हम लोग इनकम से भी पता लगाएंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आ रही बात समझ में। इनकम मेथड मतलब यहां पर क्या हो गया है कि इनकम के जरिए हम लोग पता लगाएंगे नेशनल इनकम को। तो यहां पर कुछ चीजें बेटा जो आपको इनकम में ऐड करनी होती है वो मैंने कंपोनेंट्स यहां पर लिख रखे हैं। सम ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न प्रोडक्शन कंपोनेंट जैसे कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉइज जैसे वेजेस और ऑपरेटिंग सरप्लस जैसे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, यूज्ड फॉर सर्विस सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्रिकॉशन क्या करना है, इंक्लूड ओनली फैक्टर इनकम, ठीक है ना, इंक्लूड इनकम इन काइंड फ्री हाउसिंग फूड्स, ठीक है। एक्सक्लूड करना है सेल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा बेटा, है ना। इंक्लूड इंपोर्ट इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। इज दैट क्लियर बेटा। आई बात समझ में आपको। ये आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बोलना, मैं आपको पीडीएफ जरूर सेंड करूंगा। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों से भी पता लगाया जा सकता है नेशनल इनकम के ऊपर। भाई हम जो डिमांड करेंगे उस पर खर्चा भी तो करेंगे ना, तो जितना ज्यादा खर्चा होगा मतलब हम लोग उतनी डिमांड कर रहे हैं, हम लोग उतनी डिमांड कर रहे हैं मतलब नेशनल इनकम बढ़ रहा है हमारा, कम डिमांड हो रहा है मतलब कम खर्चा हो रहा है तो मतलब कम नेशनल इनकम जनरेट हो रही है। इसमें जीडीपी आएगा बेटा आपका, जिसमें आपको 4 कंपोनेंट्स लेने हैं। पहला है कंजप्शन मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई लेना है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट लेना है, जी मतलब गवर्नमेंट ऑफ फाइनल कंजप्शन लेना है, और एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट लेना है जिसमें से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है। इज दैट क्लियर बच्चे। ये कुछ प्री क्वेश्चन से बेटा उसको लेकर, जैसे इंक्लूड ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स, एक्सक्लूड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एक्सक्लूड परचेज ऑफ फाइनल एसेट्स, ये सब आपको इसमें से हटा देने हैं। नेक्स्ट बेटा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो सर देखो नॉमिनल जीडीपी जो है कैलकुलेट किया जाता है करंट ईयर प्राइस पर, नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूड रहता है। रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर प्रीवियस ईयर का, जिसमें से हटा दिया जाता है इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को।
फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है बेटा दोनों का, प्लीज आप लोग इसको भी अच्छे से देख लेना। ये है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इंक्लूड जीडीपी, ये मैंने आपको भी बता दिया बेटा इसके बारे में कि नेट इंक्लूड इन जीडीपी में क्या आएगा, जैसे नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे हाउस होल्ड सर्विस बाय हाउस वाइफ, ये नहीं आएगा, ये नॉन मार्केट होता है बेटा। इलीगल एक्टिविटीज नहीं आएगी, ट्रांसफर पेमेंट्स जो है यहाँ पर नहीं आएगा बेटा। अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहे हो वो नहीं आएगा बेटा। फाइनेंशियल एसेट्स नहीं आएगी इसमें, और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? और ये वेलफेयर एंड द जीडीपी है बेटा। जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर बिकॉज डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ अपन को एक कैलकुलेशन देता है, कोई इससे वेलफेयर, हाँ ये जरूर है, इससे प्लानिंग को बनाने में हमें सुविधा मिलती है, हमें पता चलता है किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये सब आपको मैं उसमें पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। हमारा अब लास्ट आज की सीरीज का चैप्टर रह गया बेटा मनी एंड बैंकिंग का। आज मनी इन बैंकिंग पढ़ के बेटा इस सीरीज को हम यहीं पर ही, मतलब इस चैप्टर को, इस क्लास को यहीं पर ही हम बंद कर देंगे बेटा। नेक्स्ट जो है सैटरडे को इसका अपकमिंग वीडियोस भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपको फ्राइडे को मिल जाएगा बेटा ये वाला, और सैटरडे को अगले ही दिन, जस्ट अगले ही दिन बाकी रिमेनिंग चैप्टर का वन शॉट आपको मिल जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये सीरीज काफी हेल्पफुल लग रही होगी, आपके काफी सारे अच्छे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे बेटा। लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं हमारा मनी एंड बैंकिंग का। तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेबल इन होल द वर्ल्ड, जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती हो, हमारी वांट्स को फुलफिल करने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है बेटा, वो है पैसा। पैसे से पूरी इकोनॉमी रन कर रही है, पैसों से आपकी डिमांड फुलफिल हो रही है, ठीक है ना। बेस्ट डिमांड, पैसों से हमारी बेसिक नीड्स भी फुलफिल की जा रही है, तो उसे मनी बोलते हैं। मनी का पहला फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है सर पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हर चीज को खरीदने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पैसों की। मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज को तोला मोला जा सकता है पैसों से। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के यूज के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, भविष्य में पेमेंट करने का वादा भी कर सकते हैं हम पैसों से बेटा, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कैन ट्रांसफर परचेजिंग पावर, है ना, अक्रॉस स्पेस एंड द टाइम। बिल्कुल सही बात है, जो जितना ज्यादा कमाता चला जाएगा उसकी उतनी ही परचेजिंग पावर इंक्रीज होती चली जाएगी बच्चों। नेक्स्ट है बेटा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई बेटा यहाँ पर चार चीजों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है कंपोनेंट्स को। टोटल मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। पब्लिक के पास कितना पैसा है इसे मेजर करने के लिए चार कंपोनेंट्स है, M1, M2, M3 और M4। M1 मतलब जिसको नैरो मनी कहते हैं, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरा बेटा M2, जिसमें M1 तो पूरा आएगा, साथ में पोस्ट ऑफिस सर्विस डिपॉजिट भी आ जाएगी, सेविंग डिपॉजिट भी। M3 ब्रॉड मनी इक्वल टू, इसको ब्रॉड मनी बोलते हैं बेटा, जिसमें M1 पूरा आएगा और टाइम डिपॉजिट जो बैंक में हो रहा है वो इसमें पूरा आएगा। M4 मतलब M3 पूरा आएगा इसमें, और टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इसमें आ जाएगी। जो सबसे कॉमन है यहाँ पर वो M1 और M3 है। M1 इज मोस्टली लिक्विडिटी और M4 इज द लीस्ट लिक्विड, ठीक है। आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? आगे देखो, सेंट्रल बैंक, आपको सबको पता है हर कंट्री के पास में अपना एक सेंट्रल बैंक होना बहुत जरूरी होता है बेटा। सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, सबसे पहले पब्लिक के लिए सोचना। और जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है इंडिया के अंदर वो सभी आरबीआई के कंट्रोल में आती हैं। आरबीआई जिस तरीके से उन्हें काम करने के लिए बोलता है, इन्हें उसी तरीके से ही काम करना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आरबीआई के पास में ही मोनोपोली राइट्स है या कंट्रोल है नोट्स को प्रिंट करने के लिए। नोट्स में यहाँ पर बोल रहा हूं, ठीक है ना। कॉइन्स जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही यहाँ पर छापती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो सेंट्रल बैंक जो होती है वो मॉनेटरी कंट्रोल होता है, और यहाँ पर जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, जबकि कॉमर्शियल बैंक का
जो मोटिव होता है मार्केट में आने का, वो मार्केट में आने का मोटिव सिर्फ एक ही है बेटा, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या करना? ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। ठीक है ना? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट बेटा, ये मेंटेन करती है गवर्नमेंट के अकाउंट को, एक तरह से गवर्नमेंट की एजेंट होती है आरबीआई। आरबीआई हर काम गवर्नमेंट के करती है। पब्लिक डायरेक्टली जो है अपने काम आरबीआई से नहीं करा सकती है, अपने अकाउंट वहां डिपॉजिट, अपने अकाउंट वहां पर ओपन नहीं करवा सकती, अपने पैसे वहां पर डिपॉजिट डायरेक्टली नहीं करवाती है, बट ये गवर्नमेंट के सारे काम करता है। ये बैंकरों का बैंक है। आरबीआई पूरे इंडिया के अंदर सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, और इस कंट्रोल करने के लिए उनके पास में कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम एसएलआर, सीआरआर, एलआरआर बोलते हैं। अब ये क्या होता है इसको वन बाय वन करके समझेंगे। क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई जो है पूरे देश के अंदर कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। जब लगता है बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाती है, और जब लगता है घटाना है तो घटाती है। कॉमर्शियल बैंक आ गया बेटा। कॉमर्शियल बैंक का मार्केट में होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि वो मार्केट में इसलिए क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि हमारे पैसों को एक्सेप्ट करती है सेविंग अकाउंट के रूप में, करंट अकाउंट के रूप में, फिक्स अकाउंट के रूप में बेटा। और इसका बेसिक काम यह है कि हमें लोन देना, चाहे सिक्योरिटी लोन हो, ओवरड्राफ्ट लोन हो, कैसा भी लोन हो बेटा, ये हमें लोन देती है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है बेटा? ये हमारे एजेंसी फंक्शन है, ये हमारे लिए एक एजेंट के रूप में काम करती है। चाहे हमारा फंड ट्रांसफर करना हो, बिल पेमेंट करना हो, या कोई चेक कलेक्ट करना हो, ये जो कॉमर्शियल बैंक होता है हमारे लिए एक एजेंट के रूप में काम करती है। जनरल यूनिट सर्विस भी देती है हमें, जैसे लोकर की सर्विस देती है, एटीएम की सर्विस देती है, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस देती है बेटा। क्रेडिट क्रिएशन भी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा कंट्रोल या क्रिएट किया जाता है। जैसे बैंक कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व, यहाँ पर आरबीआई के थ्रू इनको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास में, उसमें से ये बिल्कुल भी पैसा छेड़ नहीं सकते हैं। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज हर कॉमर्शियल बैंक को कैश की फॉर्म में जमा करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास में। और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के इंस्ट्रक्शन में कॉमर्शियल बैंक अपने पास ही रिजर्व रखता है बेटा। ठीक है ना? रेस्ट इज यूज, बाकी सब वो पैसा यूज कर सकते हैं लोन के रूप में। ठीक है ना? यहाँ पर लोन दिया जाता है, न्यू डिपॉजिट क्रिएट्स वगैरह एंड ऑल दैट, ये सब चीजें इसमें की जाती है। मनी कंट्रोल कैसे करते हैं बेटा? ये सारा का सारा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट मैं आपको इसको समझा देता हूँ बेटा। मनी मल्टीप्लायर से कैसे बेटा? देखो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं सीआरआर, एसएलआर। यहाँ पर जैसे लगता है आरबीआई को कि मार्केट मनी फ्लो ज्यादा है, तो वो सीआरआर बढ़ा देती है। अब सीआरआर बढ़ जाएगा मतलब कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा अमाउंट रिजर्व रखना पड़ेगा आरबीआई के पास में। तो यहाँ पर जब ज्यादा पैसा हुआ चला जाएगा तो लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा कॉमर्शियल बैंक के पास में, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी ताकि हम और आप जो है लोन कम लें बेटा। और इसका उल्टा कर देगी अगर मनी फ्लो मार्केट में कम है तो। और ये चीज एसएलआर में भी होती है बेटा। ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ पर मैंने बता दिया आपको बेटा, इसका देख लो प्लीज, आप पढ़ लेना इसको। आगे देखो बेटा, सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है? क्वांटिटेटिव बेटा, जिसमें बैंक रेट आता है। बैंक रेट मतलब यहाँ पर जो है आरबीआई से लोन लिया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लॉन्ग टर्म के लिए, तो बैंक रेट बढ़ा देते हैं बेटा। बैंक रेट बढ़ा देते हैं तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेता है। जब कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेगा तो वो लोन कम देगा, तो कम देने के लिए वो भी क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो। और इसका उल्टा कर देंगे अगर मनी सप्लाई कम है तो। रिपो रेट मतलब क्या होता है? एक कोलेटरल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। इसमें रिपो रेट को बढ़ा दिया जाता है अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो। अब रिपो रेट ज्यादा बढ़ जाएगी तो बोरोविंग कम करेगी कॉमर्शियल बैंक, और बोरोविंग कॉमर्शियल बैंक कम करेगी तो यहाँ पर वो भी लोन कम देगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। इसका वाइस वर्सा करना है बेटा आपको। ठीक है ना? ऐसे बेटा हमारा ये सीआरआर मैंने अभी आपको समझा दिया बेटा। ऐसे ही आपका एसएलआर ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना? ये हमारा जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पर क्या होता है? आरबीआई जो है या तो अपने जो भी सिक्योरिटीज होती है उसको सेल करने के लिए आ जाती है या बाय करने के लिए आ जाती है। सेल कब करती है बेटा? जब मार्केट मनी फ्लो ज्यादा है तो सेल करेगी अपनी सिक्योरिटी को, और सारे कॉमर्शियल बैंक मिलके क्या कर लेंगे? उसको बाय कर लेंगे। उस वजह से कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं तो वो लोन कम देगी। इसका उल्टा कर देंगे अगर मनी फ्लो मार्केट में कम रहेगा तो। क्वांटिटेटिव बेटा मार्जिनल रिक्वायरमेंट होते हैं
मोरल भी होता है कि आरबीआई यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे देता है, अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है तो बोल देती है भैया मार्केट मनी सप्लाई ज्यादा है, लोन कम देना कम करो, ये मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है, नहीं फॉलो करोगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, सीधा सीधा ये बोल दिया जाता है। क्योंकि बहुत से कमर्शियल बैंक के पास में क्या है ना बेटा, बहुत सारा पैसा होता है, इन सब रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी उनके पास बहुत सारा पैसा बच जाता है, तो इस वजह से आरबीआई को मोरल करना पड़ता है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये आपका जो है वन शॉट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। ये चैप्टर तीनों वन शॉट के आपको फ्राइडे को मिलेंगे बेटा। कब मिलेंगे? 2 जनवरी को मिलेंगे आप लोगों को बेटा, ये यहां पर रात में 8 बजे। और सैटरडे को इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिमेनिंग चैप्टर आपको मिल जाएंगे बेटा। तो प्लीज इस चैप्टर को भी, इन शॉर्ट्स को भी ध्यान से देखना, पूरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी बेटा आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट सीरीज भी ध्यान से देखना बेटा, आपका टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद इंडियन इकोनॉमी के भी आ जाएंगे बेटा। और जैसे ही इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी पढ़ाऊंगा बेटा, शॉर्ट आंसर से, वेरी शॉर्ट से और लॉन्ग से भी। साथ ही साथ में मैं आपको आंसर कैसे अटेंड करना है, क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है कि उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएं, वो पूरा फॉर्मेट सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा बेटा। तो इसीलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा। और पीवाई, इसके साथ साथ पीवाईक्यू सीरीज भी जरूर आप लोग ज्वाइन करना बेटा, क्योंकि वहां पर फॉर्मेट भी सिखाएंगे। कई बार क्या होता है, हम लोगों का पेपर अच्छा जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, रिजल्ट आता है तो वो मार्क्स उतने नहीं होते जितना हमने सोचा होता है, बल्कि उससे कई गुना कम रहते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है बच्चों, वो है आपके आंसर का फॉर्मेट। तो कैसा होगा कि आपको आंसर के साथ साथ उसके फॉर्मेट को भी समझाया जाए, तो इसीलिए पूरा देखना बेटा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। 12th में आपके अच्छे मार्क्स 101% आएंगे बेटा। बस जैसा मैं कहता जा रहा हूं वैसे करते जाओ, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे, ठीक है ना। अब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने वीडियो देख लिया, अब आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैंने जो पीडीएफ आपके लिए बोला आपने वो मेरे से ली नहीं है, और अगर ले लिए तो उस पर ढंग से आप काम नहीं कर रहे हो बेटा, तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपको मेरे साथ साथ मिलकर हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। और तभी जाकर बेटा ये जो मेरी मेहनत है ये भी सार्थक होगी बेटा। तो चलिए चलते हैं, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बेटा। फ्राइडे को 2 जनवरी को ये लेक्चर आ रहा है इसका बेटा, प्लीज जरूर देखना। और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे ही आ जाएगा, और दोनों लेक्चर का टाइमिंग रात का 8 बजे का है। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।